हाय एवरीवन। इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो जीएसटी में लिटिगेशन होती है वो सबसे ज़्यादा आईटीसी के अराउंड होती है। तो इसी वजह से एक ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी आईटीसी क्लेम करें उससे रिलेटेड एक आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास मेंटेन्ड हो। आईटीसी के केस के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ये चीज़ प्रूव करना कि जो आईटीसी हमने क्लेम किया है वो एक सही आईटीसी है, वो एक एलिजिबल आईटीसी है, ये प्रूव करना जो पर्सन क्लेम कर रहा है उसके ऊपर आ जाता है। जीएसटी के अंदर बाकी सभी मैटर्स के अंदर डिपार्टमेंट को प्रूव करना होता है कि आप गलत हैं, जबकि आईटीसी के केस के अंदर आपको ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि जो आईटीसी आपने क्लेम किया है वो आपने एक एलिजिबल और सही आईटीसी क्लेम किया है। और जब भी ये बात आती है कि क्या आपने आईटीसी से रिलेटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन किए हैं, तो एक लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसमैन, स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उन्हें ये लगता है कि वो जब सिर्फ एक टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल और उनके पास अगर बैंक के अंदर प्रॉपर एंट्री है या इसके अलावा उनके 2A 2B के अंदर एंट्री आ रही है तो उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर ली है आईटीसी को क्लेम करने के लिए। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना इनफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको आईटीसी अवेल करने की सारी कंडीशन है उन्हें सेटिस्फाई नहीं करवाते। और अगर आप सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर अपना आईटीसी क्लेम करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर जब आपको जाके आईटीसी से रिलेटेड नोटिस रिसीव हो तो अगर आपका कोई आईटीसी जेन्युइन भी है तो भी आप प्रूव ना कर पाएं कि आपने एक जेन्युइन आईटीसी क्लेम किया है और वो आपका आईटीसी फेक मान लिया जाए और आपको वो रिवर्स करना पड़े। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए जो जीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 है हम उसकी तरफ चलते हैं, जो बात करता है कि आपको कौन कौन सी कंडीशंस मीट करनी होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए। तो उसका जो सबसेक्शन 2 है उसकी एक कंडीशन बात करती है कि आपने एक्चुअली के अंदर गुड्स और सर्विस रिसीव किए होने चाहिए। मतलब आपको आईटीसी लेने के लिए ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि आपने गुड्स और सर्विस रिसीव किए हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या आप सिर्फ टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल और बैंक एंट्री के बेसिस पे ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि आपने एक्चुअल में गुड्स रिसीव किया है। तो इस चीज़ का आंसर जानने के लिए हम एक लेटेस्ट जजमेंट जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया है इन केस ऑफ अनिल राइस मिल उसे समझते हैं। तो इस केस के अंदर जो पेटिशनर है उन्हें सेक्शन 74 के अंदर नोटिस रिसीव होता है आईटीसी के रिगार्डिंग कि वो जो उन्होंने जो आईटीसी क्लेम किया है वो सही क्लेम नहीं किया है। इस नोटिस के बाद जो पेटिशनर है उनके अगेंस्ट ऑर्डर भी पास हो जाते हैं और उसके बाद वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाते हैं और जो पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स हाई कोर्ट के सामने रखती है। और इनमें से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वो है जो आप जनरली यूज करते हैं अपने आईटीसी के नोटिस के रिप्लाई के अंदर। इसके अंदर जो पेटिशनर वो सबसे पहले बात करता है कि उन्होंने एक प्रॉपर इनवॉइस के थ्रू गुड्स को परचेज किया, उसके बाद उन्होंने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट कर दी और वो इसके बाद कहता है कि सिर्फ एक सेलिंग डीलर उन्होंने जो इनवॉइस शो नहीं की और इसके ऊपर टैक्स डिपॉजिट नहीं किया तो इसकी वजह से एक्शन पेटिशनर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि चाहे आपने प्रॉपर इनवॉइस के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट कर दी है और जहाँ पे कोई सेलर का डिफॉल्ट है उस केस के अंदर एक्शन जो परचेजर है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और ये बात काफ़ी सारे जजमेंट के अंदर निकल के सामने भी आई है। लेकिन आपको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी, जो परचेजर है उसे ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि क्या उसने जो आईटीसी लेने की सारी कंडीशन है क्या उसने वो सेटिस्फाई कर दी है क्या। तभी सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर जो परचेजर के अगेंस्ट, जो बोनाफाइड परचेजर है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो सकता। अगर जो परचेजर है वही आईटीसी लेने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सिर्फ सेलर के डिफॉल्ट की वजह से उसने जो टैक्स डिपॉजिट नहीं किया उसकी वजह से एक्शन परचेजर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये आर्ग्यूमेंट एक टेनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं बनता जो आइज ऑफ लॉ के अंदर सही नहीं है। पेटिशनर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आगे कहता है कि उन्होंने जो बिल था वो क्लियर कर दिया, बिल की पेमेंट कर दी, इसलिए जो बेनिफिट है आईटीसी का वो उन्हें देना चाहिए और वो लीगली उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। वो आगे कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में समझाते हैं कि जीएसटी के अंदर आईटीसी का कॉन्सेप्ट कास्केडिंग इफेक्ट को टैक्स ऑन टैक्स को रिमूव करने के लिए लाया गया और अगर ऐसा बिल के ऊपर दोबारा लगाया जाएगा तो पेटिशनर को डबल टैक्सेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद पेटिशनर ने जो दो बहुत फेमस केस लो है, जूई एलोएस का और एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज का, उनके ऊपर भी रिलायंस प्लेस की। पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से काउंसिल थी उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जा सकता जब आप अपनी जो कंडीशन है आईटीसी लेने की वही फुलफिल नहीं करते। वो इसके बाद ये बात कहते हैं कि विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको आईटीसी किस तरह से अलाउ किया जाएगा, आपको ये प्रूव करना होगा कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स टेक प्लेस हुई है। और इन रियलिटी भी बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही एक जगह है जहाँ पे काफी सारे जो बोगस बिलिंग और फेक बिलिंग के केसेस चलते हैं वो यहाँ पे आके फंसते हैं कि वो
वो एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रूव नहीं कर पाते। वो हर चीज़ प्रूव कर देते हैं लेकिन फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रूव करने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स लैग करते हैं। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है जब आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें आईटीसी से रिलेटेड, तो आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रूव करे। तो वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम केस लॉ के अंदर आगे समझते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से पेटिशनर है वो बात कहते हैं कि मेयरली फर्निशिंग जो टैक्स इनवॉइसेस ई-वे बिल, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट फर्निश करने सफिशिएंट नहीं होंगे। पेटिशनर को जो व्हीकल नंबर जिसके थ्रू ये मूवमेंट हुआ, पेमेंट जो उन्होंने की फ्रेट की, और जो उनका एक्नॉलेजमेंट था डिलीवरी लेने का, पेमेंट करने का, वो सब भी दिखाना होगा फिजिकल मूवमेंट प्रूव करने के लिए। और सिर्फ यही डॉक्यूमेंट दिखाने की वजह से ये चीज बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव हो पाएगी कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स टेक प्लेस हुआ है। इसके बाद पेटिशनर और रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो ऑनरेबल कोर्ट है वो अपने ऑब्जर्वेशन देती है। वो यह बताती है कि जो डॉक्यूमेंट्स लाए गए हैं रिकॉर्ड के ऊपर पेटिशनर की तरफ से, वो सिर्फ टैक्स इनवॉइसेज है, ई-वे बिल्स है, पेमेंट मेड थ्रू बैंकिंग चैनल है, बट ऐसा कोई भी डिटेल नहीं लाई गई पेटिशनर की तरफ से, जैसे कोई फ्रेट चार्जेस है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स है, या कोई टोल रिसिट जो उन्होंने पे की, जिसकी वजह से ये चीज़ प्रूव की जा सके कि एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट जो एक बहुत फेमस जजमेंट है ई-कॉम गिल का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये मैटर तो इनफैक्ट कर्नाटका वैट का है, जिसके अंदर सेक्शन 70 के ऊपर एक केस था कर्नाटका वैट के अंदर, लेकिन ये सेम चीज़ पेरीमेटीरिया जीएसटी एक्ट के अंदर भी अप्लाई करेगी। जीएसटी एक्ट के भी जो प्रोविजंस है आईटीसी से रिलेटेड वो सिमिलर है। तो इसके अंदर कोर्ट ने जो एपेक्स कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे इस केस के अंदर ई-कॉम गिल के अंदर, वो देखे और उसके बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन दिया। तो ई-कॉम गिल के केस के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही वो हम समझते हैं। तो इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाई करेगा उस पर्सन के ऊपर जो आईटीसी क्लेम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी दी कि सिर्फ ये कह देने से कि जो आईटीसी ले रहा है पर्सन वो बोनाफाइड परचेजर है, ये चीज़ इनफ नहीं होगी। यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर आप बोनाफाइड है तो आपको जो कंडीशन है आईटीसी लेने की, जितनी भी कंडीशन है वो स्टिल आपको प्रूव करनी होगी। वो प्रूव करने के बाद आप बोल सकते हैं कि मैंने तो बोनाफाइड परचेज की थी और मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है। सिर्फ बोनाफाइड बोल देने से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट नहीं हो जाएगा रेवेन्यू के ऊपर, और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ सिर्फ ये डॉक्यूमेंट दिखा देने से कि इनवॉइस है या पेमेंट मेड है वो इनफ नहीं होगा। और इससे ये नहीं कहा जाएगा कि जो डिस्चार्जिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ है, मतलब उन्होंने जो अपना बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिस्चार्ज कर दिया है। और इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि उन्हें प्रूव करना होगा कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है, जिसके अंदर उन्हें बताना होगा कि किस व्हीकल के थ्रू डिलीवरी हुई, पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस जो उन्होंने किए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी हुई ऑफ गुड्स की। तो जब ये चीज़ें भी आप टैक्स इनवॉइस के साथ दिखाएंगे तभी ये चीज़ प्रूव हो पाएगी कि एक्चुअल मूवमेंट हुआ है और एक्चुअली के अंदर वो ट्रांजैक्शन हुआ है। इनके बिना ये चीज़ प्रूव नहीं हो पाएगी कि आपने जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे आईटीसी क्लेम करने के लिए वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है आस्था एंटरप्राइजेस का, उस पर भी रिलाई किया और उसके अंदर भी सेम बात निकल के आ रही थी कि जो व्हीकल डिलीवर कर रहा है गुड्स का, पेमेंट जो की फ्रेट चार्जेस की, कोई भी एक्नॉलेजमेंट उनके पास है डिलीवरी लेने की, वो सब भी उन्हें दिखानी होगी टैक्स इनवॉइसेस के साथ साथ। इन्हीं से प्रूव हो पाएगा कि एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है और इसी से ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी प्रूव हो पाएगी। सिमिलरली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही एक डिसीजन में जो कि रामवे फूड्स का डिसीजन था उसके ऊपर भी रिलाई किया और उसके अंदर भी बात निकल के आई कि एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रूव करना बहुत जरूरी है और डीलर अगर ये प्रूव करने में फेल होता है तो उन्हें बेनिफिट ग्रांट नहीं किया जाएगा। और इन सब ऑब्जर्वेशन की वजह से जो पिटीशन थी वो फेल कर गई और डिसमिस कर दी गई और जो डिसीजन था वो डिपार्टमेंट के फेवर के अंदर आया। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग से और इस केस लॉ की अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि इवन अगर आप एक बोनाफाइड परचेजर है, आप एकदम सही तरह से अपना काम कर रहे हैं, आपने जेन्युइन परचेजेस किए और आपका जो सप्लायर है वो डिफॉल्टर है, ऐसे केस के अंदर भी आपके पास जो प्रॉपर एविडेंस है, जो प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है आईटीसी लेने के लिए, वो सब आपके पास होनी चाहिए। तभी आपको बोनाफाइड के केस के अंदर बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अगर आपने अपना काम प्रॉपर्ली नहीं किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किए, तो इवन अगर आप सही भी होंगे तो भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो और आपका इवन उस केस के अंदर भी आईटीसी डिनाई किया जा सकता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे और सिर्फ टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, बैंक एंट्री या 2A 2B सफिशिएंट नहीं होंगे आपके आईटीसी लेने के लिए। तो फाइनली आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।